बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया बहू बनकर कुछ दिन पहले ही मेरे घर आई थी, मगर अभी तक सादिया का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। शादी की रात भी उसने अपने चेहरे को अच्छी तरह ढांप रखा था। हमने उसको देखने की, मिलने की कोशिश की तो उसके माँ बाप ने मना कर दिया। खुद सादिया भी कहने लगी कि मैं इस रस्म रिवाज को नहीं मानती, मैं अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात पर अमल करना चाहती हूँ। सादिया ने पर्दा शुरू कर दिया। वैसे भी वो एक दीनदार घराने से थी, मगर मैं अपने बेटे की इस बात को मान नहीं सकती थी, क्योंकि हमारा खानदान मिलने जुलने वाला था, जबकि मेरी बहू तो मर्दों की तो दूर की बात औरतों से भी न मिलती। मर्दों की हद तक तो बात समझ आती थी, लेकिन औरतों से पर्दा करना तो किसी मजहबी किताब में भी नहीं लिखा था। तब मैंने अपनी बहू से 2-3 बार इस बारे में बात की, मगर उसने मेरी बात ना सुनी। मेरा बेटा भी अपनी बीवी की बातों पर ज्यादा ध्यान देता, उसे माँ की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन ऐसे ही मेरी मोहल्लेदार खवातीन हमारे घर बैठी हुई थीं कि उनमें से किसी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी बहू में कोई नुक्स है, तभी तो इसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही ये अपना चेहरा किसी को दिखाती है। लाजिम बात है कि इसका रंग काला होगा, मगर ये बात मैं मान ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बेटे को शुरू से काली लड़कियां पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका रंग खुद भी गोरा चिट्टा था। खैर, मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर अब मेरे दिल में तजस्सुस था कि बाकी खवातीन को तो छोड़ो, मगर मुझे तो अपनी बहू के बारे में पता होना चाहिए। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बहू से दोस्ती करूंगी। अगर दोस्ती हो जाएगी तो वो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देगी। लाजिम बात है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। मेरा बेटा मुतमईन और खुश था, मैं भी चुप रही। एक दिन रात के 3 बजे का वक्त था। मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। मुझे उस वक्त महसूस हुआ जैसे बहू भी बाथरूम गई हुई है। मैं इस अच्छे से मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। मैं दबे कदमों से बाहर आई और राहदारी में अंधेरा देखा। मेरे कमरे के एंड सामने मेरे बेटे का कमरा था। हमारे वॉशरूम का बटन भी राहदारी में लगा हुआ था। जो भी जाता बाहर से वॉशरूम में रोशनी करके अंदर जाता। मैंने एक मंसूबा बनाया। मैं उसी वक्त उठी, राहदारी में जाकर वॉशरूम वाला बटन बंद कर दिया और राहदारी वाला बटन ऑन करके अब मैं इंतजार कर रही थी कि बहू अंधेरे में बाथरूम से जब निकलेगी तो उसका चेहरा राहदारी की रोशनी में मुझे साफ नजर आ जाएगा। मगर मैं इंतजार ही करती रह गई। मेरी बहू ने बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला। मैं समझी थी कि वो डर कर दरवाजा खोल देगी, मगर वो अपनी धुन की बड़ी पक्की निकली। मैं इंतजार करती रह गई। बिलाखिर मैंने खुद ही दरवाजा बजाया और लाइट भी ऑन कर दी और खुद अपने कमरे में आ गई। 2 मिनट गुजरे थे कि उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और अपने कमरे में चली गई। मैं अफसोस करती रह गई। थोड़ी देर और बाहर रह लेती तो मैं इसका चेहरा आज देख लेती। सुबह मैंने अपने मोहल्लेदार खातून को ये बात बताई तो वो मुझ पर हंसने लगी। बोली, तुम्हें तो चाहिए कि अपने बेटे पर दबाव डालो। ये कैसी अनहोनी बात है कि तुमने अभी तक अपनी बहू का चेहरा नहीं देखा। ये तो तुम्हारे बेटे का फर्ज बनता है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम घर छोड़कर चली जाओ। वो यकीनन इस बात को गवारा नहीं करेगा और अपनी बीवी को मजबूर करेगा कि वो कम से कम अपना चेहरा तो दिखाए। अगली सुबह मैंने रशीदा के कहने पर अपने बेटे से ये बात कही, मगर वो तो हमेशा की तरह आज भी बीवी की तरफदारी कर रहा था। मेरी कोई बात ना सुनता था। मैं मायूस हो चुकी थी कि बेटे और बहू के इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन मैंने एक नया मंसूबा तरतीब दिया, मगर मैंने किसी की मदद नहीं ली। ये जुमेरात का दिन था। हमारे घर का असूल था कि जुम्मे के दिन सब नहाते थे। मैं जुम्मे वाले दिन ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे तजस्सुस ने मुझे मजबूर कर दिया। शाम के वक्त मैं सीढ़ियों से चढ़ते ऊपर गई। छत पर जाकर मैंने पानी के पाइप का अच्छी तरह जायजा लिया। मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे क्या करना है। अगले दिन सबके नहाने से पहले मैंने छत पर जाकर वॉल बंद कर दिया, जिससे मेरी बहू के वॉशरूम में पानी जाता था। अब उसे मजबूरन बाहर वाला बाथरूम इस्तेमाल करना था और मैं यही चाहती थी। मैंने मंसूबे पर अमल करने के बाद बहू के बाथरूम में पानी आना बंद हो गया। जुम्मे का वक्त तो था, सभी लोगों ने नहाना था। बाकी बच्चे फारिग हो चुके थे। मेरी बहू अभी तक इंतजार कर रही थी कि उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। मैं जानती थी मेरी बहू जरीन अभी तक नहा के तैयार नहीं हुई थी। शाम को मेहमानों ने आना था। मेरे पास अच्छा बहाना मौजूद था। मैंने जरीन के दरवाजे पर दस्तक दी। वो हर वक्त कमरे में ही तो रहती थी। जरीन बेटी, शाम को मेहमान आएंगे। मैं जानती हूँ तुम किसी से नहीं मिलती, मगर नहा धोकर तैयार तो हो जाओ। ऐसे अच्छा नहीं लगता। जुमे का मुबारक दिन है। मेरी बात पर जरीन ने मुझे बताया कि उसके गुस्ल खाने का पानी नहीं आ रहा। तब मैंने उसे कहा कि बाहर इस वक्त कोई भी नहीं है, वो बाहर वाले बाथरूम में आकर नहा ले, उसके बाद बेशक जो मर्जी करे, मुझे कोई एतराज नहीं। वो मेरा अदब करती थी। हमारे घर में जितने भी छोटे मोटे कवानीन और कायदे थे, वो इन सब का एहतराम करती थी। तब वो अपने कमरे से बाहर निकली, उसी तरह चेहरा ढांपे हुए। वो बाथरूम गई। मुझे अंदाजा हो गया कि अब वो बाथरूम से निकलने ही लगी है, तो मैंने ऊपर वाली दीवार से उसका दुपट्टा खींचकर बाहर निकाल दिया। दीवार और छत के दरमियान थोड़ा सा फासला था। मुझे यकीन था
اب زرین باہر نکلے گی تو اس کے پاس چادر نہیں ہوگی، اب لازم اس کا چہرہ میں دیکھ لوں گی۔ پہلے تو وہ مجھ سے دوپٹہ مانگتی رہی، مگر جب میں نے اسے جواب نہ دیا وہ بنا چادر کے ہی غسل خانے سے نکل آئی۔ میں تو غسل خانے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے پردے کا انتظام کرنے کے لیے اپنی گردن اور بالوں پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا، مگر چہرہ کھلا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، میں ایک قدم آگے بڑھی اور اس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اسے دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی، زرین تم! میرے منہ سے تو بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ زرین کا یہ روپ دیکھ کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ زرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اب احساس ہو گیا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ زرین کے تو آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ زرین بیٹی، شاید تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں تمہیں کوئی بات نہیں کہوں گی، تم مجھے سچ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کو راز رکھوں گی، کبھی کسی سے نہ کہوں گی۔ امی جان، آپ راز نہ بھی رکھیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں، مگر یہ خواہش صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی ہے اور میں اسی کو پورا کر رہی ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھوں، شاید اسی لیے میرے لیے ہی آسانی ہو۔ میں نے زرین کی بات سنی، تب اس نے مجھے اپنی اور قاسم کی کہانی سنائی۔ قاسم یعنی میرا بیٹا زرین کو ایک فیکٹری میں ملا تھا۔ زرین اور قاسم پہلی بار کیسے ملے اس کی بات کی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے، اسی طرح ملاقات بھی ہوتی تھی۔ بہرحال زرین بتانے لگی، قاسم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ وہ ایک شریف اور معقول انسان تھے۔ فیکٹری میں کام کرنے والے زیادہ تر ملازمین کے برعکس وہ بہت ادب سے بات کرتے ہوئے عورتوں کی عزت کرتے، اور ان کی یہی بات مجھے اچھی لگتی۔ اب میں چاہنے لگی تھی کہ وہ اپنے دل کی بات مجھے بتائیں اور میں بھی ان سے کہوں کہ میں ان کو اپنا جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ 4 ستمبر 2009 کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب ہماری فیکٹری کے مصطفیٰ صاحب کی الوداعی پارٹی تھی۔ اس دن سب لوگ مصطفیٰ صاحب کے آفس میں جمع تھے۔ باس بھی انہیں خاص طور پر الوداع کرنے آئے تھے۔ فیکٹری کے مالک ویسے کم ہی آتے تھے۔ اس دن فیکٹری کے مالک کا بیٹا بھی مالک کے ساتھ آیا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ صغیر انتہائی عیاش فطرت کا مالک تھا۔ میں بھی صغیر سے کتراتی پھرتی تھی، کیونکہ جب وہ فیکٹری آتا مجھے لگتا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔ اس کی نظریں مجھے بہت ناگوار لگتی، مگر وہ مالک کا بیٹا تھا اور میں ایک معمولی ملازم تھی، اسے کیا کہہ سکتی تھی۔ اسی دن ہم دونوں سے وہ غلطی ہوئی جس کے بارے میں اب میں سوچ کر لڑکھڑا جاتی ہوں۔ اس دن مینیجر صاحب کے کمرے میں اور قاسم ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ قاسم مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے، لہٰذا میں اس مجمع کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ جاؤں۔ قاسم جانتے تھے کہ میری اور ان کی حیثیت ایک جیسی ہے، سو ہمارے کمرے سے جانے پر کسی کی نظر نہیں ہوگی۔ قاسم نے مجھے اشارہ کیا، تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں 2 منٹ وہیں رکی اور پھر میں بھی کمرے سے باہر آ گئی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ میں نے دیکھا قاسم دور سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ چھت کے پاس والے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ فیکٹری کے اوپر والے فلور میں پہنچ گئے، جہاں پر زیادہ تر کمرے خالی ہی ہوتے تھے۔ قاسم ایک خالی کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، میں بھی دبے قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے گئی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا کبھی میری زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ آج ہماری پہلی ملاقات تھی اور اسی وجہ سے میں بہت ڈر رہی تھی۔ اس پرسکون جگہ پر مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ تب قاسم ایک کرسی پر بیٹھ گئے، ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ اس وقت جب ہم اپنی باتوں میں مگن تھے، باہر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اور قاسم لرز کر رہ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر آ گئی، مگر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور قاسم دونوں ہی گھبرا گئے۔ ہم کمرے سے واپس نیچے آ گئے، لیکن اس دن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب فیکٹری میں دھیرے ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں، مگر مجھے ڈر تھا کہ میرے گھر والے میری شادی قاسم سے نہیں کریں گے، بلکہ وہ کسی اور کے پلے باندھ دیں گے۔ اس دن گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی جس سے دن بھر فیکٹری میں مصروف رہنے کے بعد میں نے قاسم سے کہا کہ آج آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم لوگ پچھلے گودام کے پاس چلے گئے۔ یہ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ سبھی ملازم چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ میں اور قاسم چپکے سے ایک طرف نکل گئے۔ میں قاسم کو وہ بات بتانا چاہتی تھی جس نے میری راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ صبح سے قاسم نے بھی مجھے محتاط رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ گودام کے پاس پہنچے اور بیٹھ کر باتیں کر ہی رہے تھے کہ دوسری جانب کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا تو خوف سے برا حال ہو گیا، کیونکہ ہمارے سامنے صغیر کھڑا تھا۔ وہ میری جان کا دشمن تھا۔ وہ ہر جگہ مجھے دیکھتا اور یوں دیکھتا جیسے ابھی کھا جائے گا۔
उससे तो मैं वैसे भी कतराती थी। उसने जो मुझे कासिम के साथ देखा तो आग बगोला हो गया, हम पर इल्जाम लगाने लगा, तुम लोग ऑफिस में ये काम करने आते हो, मैं बाबा को बताऊंगा और तुम दोनों को नौकरी से निकलवा दूंगा। सगीर की बात पर हम दोनों का लहू सूख गया, मगर हमें इस बात की परवाह नहीं। सगीर को जब एहसास हुआ कि हमें इस चीज की परवाह नहीं तो उसे इस बात पर और गुस्सा आया। वैसे भी उसकी नीयत में पहले ही फतूर था। उसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने हमें डराने की कोशिश की और फिर पुलिस को बुलाकर हमें थाने भिजवाने की धमकी दी। मैं समझी कि वैसे ही कह रहा है, मगर उसने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक गाड़ी हॉर्न बजाती हमारी फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। मैं नहीं जानती कि हमारे मुल्क का कानून कैसा है। उन लोगों को ये बात तो सोचना चाहिए था कि हम कोई नाजेबा हरकत नहीं कर रहे थे, हम तो बैठकर बातें ही कर रहे थे। मैंने उस वक्त सगीर की बड़ी मिन्नतें की कि वो मुझे जाने दे। मैं लड़की हूँ, मेरे बाप को इस बात का पता चलेगा तो वो परेशान होंगे, मगर सगीर ने मेरी बात ना मानी। उसने मुझे और कासिम दोनों को थाने भिजवा दिया। जब मैं पुलिस की गाड़ी में बैठी थी तो मेरा दिल यूं धड़क रहा था जैसे खाली पिंजरे में कोई परिंदा फड़फड़ाता है। आज से पहले मुझे इतनी जिल्लत कभी नहीं हुई थी। अपना आप मुझे मुजरिम लग रहा था, हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। मैं तो सिर्फ कासिम से बात कर रही थी। थाने पहुंचकर मेरे दिल ने गवाही दी कि अब मेरी बदनामी को कोई नहीं रोक सकता। जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मैं एक नौजवान के साथ तन्हाई में मुलाकात करने के जुर्म में थाने में बंद हूँ तो उन पर क्या गुजरेगी। मैंने थाने जाकर भी इंस्पेक्टर से मिन्नत की कि मुझे सगीर से बात करने दें। शायद इंस्पेक्टर को पता था कि हमें किसी जुर्म में नहीं बल्कि हमें किसी जाती अना और गुस्से की वजह से जेल में डाला गया है। मैंने सगीर से फ़ोन पर माफ़ी मांगी, हालांकि मेरा माफ़ी मांगना बनता नहीं था। तब उसने एक अजीब शर्त मेरे सामने रखी। मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कासिम भी छूट जाए तो तुम्हें मेरी बात मानना होगी। उसकी बात इस बात का पता दे रही थी कि उसकी अगली बात क्या होगी। मैं उसका मकसद समझ गई थी कि वो क्या करने जा रहा है। उसने मुझे अगले दिन ऑफिस में आने को कहा। मैंने वादा किया और लड़खड़ाते कदमों से घर वापस चली गई। घर जाकर मेरा दिल किया कि मैं अपना आप चीर कर रख दूं, खुद को ऐसी सजा दूं कि दोबारा सगीर जैसा शख्स मुझ पर नजर भी न डाले। अगले दिन मुझे सगीर के हुजूर पेश होना था, तभी तो कासिम की जान छूटनी थी और वो जेल से बाहर आ जाता। शायद आपको भी वो रात अच्छी तरह याद होगी। जरीन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटी, मगर कासिम ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसने कहा था कि उसके किसी दोस्त को थाने ले गए हैं। जी माँ जी, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते होंगे, मगर असल बात कुछ और थी। जरीन ने अपनी बात जारी रखी। उस रात थाने से आने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करने वाली हूँ। अगले दिन 12 बजे सगीर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। उसके मुताबिक मैं उसकी बात मानती और वो कासिम को जेल से रिहा करवा देते, मगर मैं कभी भी अपनी गैरत बेचकर मोहब्बत खरीद नहीं सकती थी। मैंने जो हरकत सगीर के सामने की उसका दिल लरस कर रह गया। मैं जब सगीर के ऑफिस में दाखिल हुई तो वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने अपने पर्स से वो आला निकाला जो घर से लेकर आई थी और अपने चेहरे को यूं जख्मी किया कि उसने सोचा भी नहीं होगा। सगीर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इतनी पागल और जुनूनी लड़की हूँ। उसने जब मुझे खून में लथपथ देखा तो खुद भी घबरा गया। अब मेरे पास ये इख्तियार था कि मैं इस बात का इल्ज़ाम सरासर सगीर पर ही डाल देती। फिर मेरी जो हालत थी उस पर उसे कोई बचा भी नहीं सकता था। जब सगीर को लगा कि मैं उसके हाथ आने वाली नहीं हूँ तो उसने कासिम को भी रिहा करवा दिया। वो जानता था कि मैं कभी भी अपनी गैरत और अना कभी नहीं बेचूंगी, मगर इस सब में कासिम मुझसे दूर हो गया। उसे लगा मैंने शायद सगीर की नाजायज़ बात मान ली है और अपना सब कुछ गवा बैठी हूँ। उसने मुझसे रब्ता करने की भी जहमत नहीं की। लेकिन जब 1 महीने के बाद कासिम को पता चला कि मैंने उसके लिए क्या किया है तो वो ना सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि उन्होंने मुझे हर सूरत अपनाने का फैसला कर लिया। और फिर उन्होंने जो मेरी कदर की वो शायद ही दुनिया का मर्द अपनी बीवी का कर सकता है। मैं जानती हूँ कि मेरे चेहरे के जख्म कभी ठीक नहीं होंगे और ना ही कोई मुझे कबूल करेगा, मगर कासिम कहते हैं कि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है और मैं इस निशानी को संभाल कर रखूँगा। मैं किसी के सामने मजाक नहीं बनना चाहती। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, मगर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि कोई लड़की मेरे बेटे को इतना चाह सकती है। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बहू के लिए सास बनकर नहीं, माँ बनकर सोचा है और लोगों की बातों का जवाब भी दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और इस कहानी के हवाले से आप कोई भी अपनी राय देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।